students, you are most welcome on Digital Maths. We are with class 9, chapter number 4, NCERT syllabus based structure of the atom. See, this is part 1 on Digital Maths, and as you know that we have discussed chapter number 1, 2 and 3. If not, please go through the links. क्लियर, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे चैप्टर 1, 2 एंड 3 तीनों के 3 चैप्टर्स प्रेजेंट हैं. दिस इज चैप्टर नंबर 4. क्लियर. सो चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था कि मतलब एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है एंड ऑल एटम स्ट्रक्चर, एटम्स के सिंबल्स, एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट्स, सब कुछ हमने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखा था. सो दिस इज चैप्टर बेस्ड ऑन एटम स्ट्रक्चर. मतलब जो अब तक हम लोग बिलीव कर रहे थे कि एटम इज इनडिविजिबल, मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो साइंटिस्ट ने कैसे उसके ऊपर रिसर्च की, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. सो लेट अस सी व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर. सो कंटेंट्स आर फर्स्ट चार्ज्ड पार्टिकल, सेकंड कैनाल रेज, थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फोर्थ थॉमसन्स मॉडल ऑफ an atom, that is J.J. Thomson's model of an atom, Rutherford's model of an atom. These all things we are going to discuss in this part. So first of all, after the third chapter, some question arises in your mind कि क्या सही में atom indivisible है? Is atom a indivisible particle? उसको divide नहीं कर सकते? Clear? What makes the atom of one element different from the atom of another element? मतलब एक एलिमेंट के एटम से दूसरे एलिमेंट के एटम में क्या डिफरेंस है? तो हर एक चीज का सॉल्यूशंस. आर एटम्स रियली इंडिविजिबल एज प्रोपोज्ड बाय डेल्टन, और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम्स? मतलब जैसे डेल्टन्स ने बताया वैसे एटम इंडिविजिबल है या फिर उसके अंदर भी और कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स है? क्लियर. दिस ऑल थिंग्स विल बी क्लियर्ड एज सून एज वी गो स्टेप बाय स्टेप. So first of all, charged particles. Clear? You might have gone through hair and comb. मतलब आप ड्राई कॉम को अपने हेयर पे घिस के फिर आपने पेपर्स के पास लेके जाते हो. क्लियर. कॉम एंड ड्राई हेयर, तो वो पेपर क्या होता है, स्टिक हो जाता है कॉम के ऊपर. या फिर स्केल, आपने स्केल का स्कूल के अंदर बहुत ट्राई किया होता है. स्केल को हेयर पे रब करो, पेपर्स के पीसेस के पास लेके जाओ, पेपर विल स्टिक टू दी. क्लियर. सो ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि देयर इज सम चार्ज ओवर देयर, यानी उनके अंदर कोई ना कोई चार्ज है. लेकिन वो चार्ज आया कहां से, कैसे? एटम्स अगर इंडिविजिबल है, उसका कोई चार्ज नहीं है, तो वो चार्ज जो है कॉम्ब और हेयर के अंदर या कॉम्ब्स और पेपर्स के अंदर वो आया कैसे? सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से देयर इज सम एटॉमिक पार्टिकल, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम्स के अंदर प्रेजेंट है. दे आर इनसाइड द एटम. सो लेट अस सी. दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल. ये आंसर कब कर सकते हैं? जब एटम को हम माने कि इट इज डिविजिबल और उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल्स है, इट कंसिस्ट ऑफ सम चार्ज पार्टिकल्स. देन later one by one two subatomic particles were discovered. Electron negatively charged represented as E negative and proton positively charged represented as P positive. अब किसने ये चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर किए, कैसे डिस्कवर किए? वी विल बी गोइंग टू इट वन बाय वन. क्लियर. बट यू मेक श्योर इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिवली चार्ज, यानी उसको रिप्रेजेंट करते हैं E नेगेटिव. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, it is represented as P positive. Clear? Proton's mass is 2000 times the electron's mass. प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज्यादा है उसका मास, प्रोटॉन का मास. और इलेक्ट्रॉन्स मास इज नेग्लिजिबल. उसका इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर टू प्रोटॉन हम लोग नेग्लिजिबल बोल सकते हैं. सी हियर, इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल डॉट. दिस इज प्रोटॉन एंड दिस इज न्यूट्रॉन. Clear? Neutron we will be discussing later because all the three didn't discovered together. यानी एक साथ सबका डिस्कवरी नहीं हुई, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सबकी डिस्कवरी हुई थी. So let us discuss one by one each part. So now canal rays. Clear? Canal rays क्या है? How it came? Clear? E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal rays. Clear? गैस डिस्चार्ज का जब वो कर रहे थे, उन्होंने एक डिस्कवरी की थी
कुछ नया रेडिएशंस मिलने चाहिए, दैट ही नेम्ड इट एज कैनाल रेस। अब कैनाल रेस होते क्या है, कैनाल रेस क्या थे, नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस थे। दिस पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच अल्टीमेटली लेड टू डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन। सॉरी, कैनाल रेस जो है पॉजिटिवली चार्ज, ई गोल्डस्टाइन प्रोटॉन के लिए माना जाता है। सो कैनाल रेस was positively charged radiation which ultimately led to discovery of subatomic particle that is proton। यानी कैनाल रेस क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, मैंने नेगेटिवली बोला था बट इट इज पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। इट सीम दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। सो जो एटम है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। स्टार्टिंग में यही था कि सिर्फ और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड दोनों एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव, क्लियर, एंड प्रोटॉन इज नेगेटिव। सो everyone thought that electron and proton are balancing their charge, mutual balancing, but then it came to structure of atom. So one by one many scientists proposed their structure and one by one it was rejected, and finally the scientist Bohr, his atomic model was accepted by everyone because he gave proper justification, proper results for the structure of atom, so it was accepted, clear। See, after the discovery of electron and proton, Dalton's atomic theory was failed about indivisibility of atom। yes, obvious सी बात है, डेल्टन ने बताया था कि एटम को और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई डेल्टन्स की एटॉमिक थियरी फेल हो गई। दैट डेल्टन ने बोला डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एटम्स के अंदर ही थे, क्लियर। Then question raised, how are the electrons and proton were arranged in atom। फिर बाद में चलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन सब फिर सोचने लगे कि हाउ, कैसे ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतने छोटे एटम्स के अंदर अरेंज हो सकते हैं और कैसे होते हैं, क्लियर। सो देयर वर सम साइंटिस्ट दैट प्रपोज्ड द डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स, J.J. Thomson's model of an atom, Rutherford's model of an atom, Bohr's model of an atom। See, these three scientists were there who proposed their model of an atom। पहले सबसे पहले J.J. थॉमसन ने अपना मॉडल प्रपोज किया, फिर उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स आए, उसको रिजेक्ट किया गया। देन रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया, उनके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो बोर ने एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया एंड फाइनली इट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल बिकॉज ही गेव गुड रीजंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड एवरीथिंग। सो ये बोर एटॉमिक एक्सेप्ट हो गया, क्लियर। So first of all, one by one we are going to discuss about each and every scientist, हर एक साइंटिस्ट के मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। So first, J.J. Thomson's model of an atom। Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of Christmas pudding। The electron in the sphere of positive charge were like current dry fruits in spherical Christmas pudding। तो J.J. Thomson ने क्या प्रपोज किया कि जो एटम है वो पुडिंग की तरह है, या फिर वो बोलते थे वाटरमेलन की तरह। पुडिंग मतलब नॉर्मली अपने जो बनाते हैं नॉर्मली पुडिंग, क्रिसमस एंड ऑल पार्टीज एंड पुडिंग, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डालते हैं, क्लियर, डोनट के अंदर। सो व्हाट एक्चुअली ही टोल्ड कि जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और पूरा पूरा स्फीयर जो है पुडिंग का वो पॉजिटिव चार्ज है। उसी जगह J.J. थॉमसन ने ये भी कहा कि एटम जो है लाइक अ वाटरमेलन है, कि जो रेड पोर्शन है वो पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्रोटॉन्स हैं, और जो डॉट ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन, द पॉजिटिव चार्ज इज एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर studied in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon। सो ये उनका मॉडल था। देखो यहाँ पे ये रहा पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट किए हुए, क्लियर। दिस वाज प्रपोज्ड बाय J.J. थॉमसन्स मॉडल, लेकिन क्या ऐसा हो सकता था? इट वाज नॉट एट ऑल। जैसे कि देखो बहुत कुछ हमें अभी राइट नाउ पता है, इट वाज नॉट पॉसिबल, सो सम ड्रॉबैक्स वर देयर। सो J.J. थॉमसन proposed that an atom consists of a positively charged sphere and electrons are embedded in it। हमने देखा J.J. थॉमसन ये रहे, इन्होंने बोला कि एटम क्या है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे
प्लेस्ड है. The negative and positive charge are equal in magnitude, so the atoms as a whole is electrically neutral. नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों का बैलेंस हो जाता है, इसीलिए एटम जो है पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बोथ कंबाइंड टुगेदर टू मेक एटम न्यूट्रल. Though he proposed whole atom electrically neutral, but it was not accepted because of further scientist explanation. उन्होंने भले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बता दिया, लेकिन it was not accepted क्योंकि दूसरे साइंटिस्ट आके उन्होंने कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए थे, वो बता रहे थे कि हाँ ये चीज पॉसिबल नहीं है, so it was not accepted. Then came, उनके बाद उन्होंने जो बताया कि ऐसा वाटरमेलन की पुडिंग की तरह ये, लेकिन अर्नेस्ट रुदरफोर्ड आए, उन्होंने पूरा एक एक्सपेरिमेंट अलग किया. क्या किया मैं बताता हूं. रुदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस. इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन गोल्ड थिन फॉइल. क्लियर. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव होते हैं, ये याद रखना. अल्फा पार्टिकल्स मींस पॉजिटिव रेडिएशंस उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अलाउ किया इंसिडेंट होने के लिए, या गिरने के लिए, या फॉल होने के लिए. क्लियर. He selected a gold foil because he wanted as thin layer as possible. This gold foil was about 1000 atoms thick. यानी उन्होंने गोल्ड फॉइल को इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर, मतलब बहुत पतली लेयर चाहिए थी, तो उन्होंने जो गोल्ड फॉइल सिलेक्ट किया था उसमें भी 1000 एटम्स थिक लेयर मिली उनको. 1000 एटम्स थिक. क्लियर. अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस. Since they have mass of 4 atomic mass unit, the fast moving particles have considerable amount of energy. यानी जो fast moving particle है उनके पास considerable बहुत ज्यादा amount of energy भी थी, और helium charged particles थे. Clear? It was expected that alpha particle would be deflected by subatomic particles and gold atoms. It would, यानी ऐसा सोचा गया था कि अल्फा पार्टिकल्स जो है अंदर जो गोल्ड एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उससे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. Since alpha particles were much heavier than the protons, he did not expected to see large deflections. मेन क्या है, क्योंकि जे थॉमसन ने क्या बोला था कि पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो अगर अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो रुदरफोर्ड ने यही सोचा था कि अल्फा पार्टिकल जो है वो अगर एटम्स के ऊपर मैं इंसिडेंट करूंगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा पूरा. भले अल्फा पार्टिकल्स हेवी थे तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफ्लेक्शन होगा, बट पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा. बट उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हुआ. सी रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने देखो एक 1000 लेयर की थिन लेयर ली, ये पूरी गोल्ड फॉइल की लेयर है, ये जो दिख रही है ना, दिस इज गोल्ड फॉइल लेयर एटम्स. क्लियर. ये सारे ये जो छोटे छोटे राउंड दिख रहे हैं दैट आर गोल्ड एटम्स, और ये पूरी एक सिंगल लेयर है गोल्ड फॉइल की. क्लियर. सो दिस आर अल्फा पार्टिकल्स की रे, ये जो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट दिख रही है, कोई रैंडमली मिसमैच हो रहा है, सो दे आर अल्फा पार्टिकल्स रेडिएशंस. तो उन्होंने जब सेंड किया, उन्होंने सोचा था कि ऑल द अल्फा पार्टिकल्स रेडिएशन विल बी डिफ्लेक्टेड, सारा का सारा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जे थॉमसन ने बोला था कि होल एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव स्फीयर. लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ अनोखा हुआ, एकदम अलग. व्हाट हैपेंड, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल रेज पास्ड ऑन. देखो सीधी की सीधी लाइन दिख रही है आपको, बहुत ज्यादा रेडिएशंस जो सीधी की सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड पास हो गए बिना कोई डिफ्लेक्शन के, और बहुत कम हुई डिफ्लेक्ट. देखो ये देखो यहां से जो दिख रहे हैं आपको डिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये देखो ये वाली रेडिएशन बहुत स्लाइट डिफ्लेक्शन हुए, सो बहुत कम रिफ्लेक्ट हुई. और इतने सारे रेडिएशंस में से कुछ ही ऐसी थी जो वापस रिफ्लेक्ट होके पीछे आ गई, रिटर्न वापस आ गई. देखो ये गई, ये रिटर्न होके वापस आई, ये वाले थोड़ा डिफ्लेक्शन हो गया, ये वाला डिफ्लेक्शन हो गया, और दिस रे टोटली डिफ्लेक्टेड, जिस पाथ से गई थी उसी पाथ से वापस आ गई. सो ही सेड ये तो क्या हो गया. सी आई थॉट, मतलब रुदरफोर्ड ने भी सोचा था कि नहीं मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करूंगा तो उसमें सारी की सारी रेज डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन मैक्सिमम रेज तो पास ऑन हो गई, सीधी की सीधी निकल गई, उससे थोड़ी कम डिफ्लेक्ट हुई, और उससे भी बहुत कम जो थी जस्ट जिस पाथ पे गई उस पाथ से वापस बैक आ गई. तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला वो हम बताते हैं कि व्हाट वर द कंक्लूजन एंड व्हाट वर द कंक्लूजन फ्रॉम रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट.
द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। उन्होंने भी नहीं सोचा था, देखो क्लियर, ऑब्वियस सी बात है, कौन सोचेगा, क्योंकि जे थॉमसन ने स्फेरिकल स्फीयर बोला पॉजिटिव चार्ज वाला, तो वो तो एकदम कंफ्यूज थे। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द फास्ट अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, सीधी की सीधी चले गए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। लोड्स ऑफ स्पेस इन एम्प्टी। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि सादी की सादी सीधी कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो है एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, देयर इज लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम। सेकंड, some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles. The positive charge of atoms occupies very little space. Clear? इसका मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स जो है बहुत कम स्पेस रोकते हैं। सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound। मतलब 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक ऐसा था जो जिस पाथ से गया उसी पाथ से रिटर्न आ गया। इसका मतलब all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in the very small amount volume within the atom, that is at the center। यानी जब 12,000 पार्टिकल्स में एक ओनली 1 रिबाउंड हुआ उसी पाथ से आया, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर एटम का पूरा मास है वो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है और बहुत छोटी जगह है, दैट इज एट द सेंटर, ये हम लोग बोल सकते हैं। फिर उसका आगे डिस्कशन हुआ। क्लियर? दिस वर द कंक्लूजन फ्रॉम द रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। कभी भी आपको ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर रिवाइंड करके देखो, सी वीडियो है, मोबाइल आपके हाथ में, आपको जो स्टेप आपको लगा बहुत स्पीड में चला गया तो आप रिवाइंड कर लीजिए। रिवाइंड करने में कितना टाइम लगता है? यू विल रिवाइंड, यू विल गेट द आंसर। वापस 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पॉज करके देखो, समझो उस चीज को क्या बोल रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। There is positively charged center in atom called nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. इनके हिसाब से ऐसा था। The electrons revolve around the nucleus in circular path. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. ये उनके कंक्लूजन थे, जो भी हमने देखे कंक्लूजन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने ये मॉडल बताया कि there is positively charged center in an atom called nucleus. Nearly all the mass of the atom resides in the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in circular path. इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. यानी न्यूक्लियस जो है एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। Clear? This were the atoms model of। फिर ड्रॉबैक, क्यों रुदरफोर्ड के मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। देखो, फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस इज नॉट कंसिडर्ड स्टेबल। एनी पार्टिकल्स ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, thus the revolving electron would lose energy and finally falls into the nucleus। देखो मीन क्या था, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ओके, लेकिन आपको भी पता है, आप एक पत्थर उठा के गोल गोल घुमा के उसको छोड़ दो, धीमे धीमे वो पत्थर, हम लोग देखो उत्तरायण वगैरह पे वो लंगस बनाते हैं ना, उसको घुमाते रहो धीमे धीमे, थोड़ी देर अगर आप छोड़ दोगे घुमाना तो धीमे धीमे एनर्जी खत्म होगी और वो आपके हाथ के पास आके गिर जाएगा या नीचे गिर जाएगा। सो वही सिचुएशन इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं हो रही थी। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा था बट वो कभी भी न्यूक्लियस में आके गिरा नहीं, और वो चीज रुदरफोर्ड समझा नहीं पाए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसको न्यूक्लियस के अंदर फाइनली गिर जाना चाहिए, बट इट वाज नॉट हैपनिंग। इसका मतलब वो स्टेबिलिटी समझा नहीं पाया, लेकिन जबकि स्टेबल था। हेंस एटम वुड बी अनस्टेबल विच इज नॉट द केस। यानी अगर रिवॉल्व होता है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन गिर जाता है तो एटम अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन हमें पता है एटम तो एकदम स्टेबल है, जो पॉसिबल ही नहीं है कि गिरे। सो वो एक्चुअली रुदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे। सो रुदरफोर्ड्स मॉडल वाज आल्सो हैविंग दिस ड्रॉबैक्स, उसका यही ड्रॉबैक था और वो समझा नहीं पाए, सो इट वाज रिजेक्टेड। क्लियर? नाउ इन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। क्लियर? देखो ये 2 मॉडल्स थे, जे थॉमसन मॉडल एंड रुदरफोर्ड मॉडल, जिसके अंदर किसी को भी कोई भी डाउट है, वैसे तो मैंने पूरा कंक्लूजन के साथ पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ लिखवा है, फिर भी डाउट हो यू कैन कमेंट इन द सेक्शन। एंड प्लीज एज आई रिक्वेस्टेड, आपको पसंद आता है तो प्लीज शेयर दिस वीडियोस विद अदर्स आल्सो एंड टेल देम कि हाँ,
इफ यू वांट रेगुलर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, क्योंकि आपको अगर रेगुलर अपडेट चाहिए, नए नए चैप्टर सीखने हैं, सी डे बाय, अभी तो ये चल रहा है स्टेप बाय स्टेप हम लोग नोट्स वगैरह पॉइंट्स वगैरह बहुत कुछ देंगे, और आपको नेक्स्ट जो भी टॉपिक पे डिस्कस करना हो अदर देन चैप्टर्स, ठीक है, चैप्टर्स तो मैं बना ही रहा हूँ, उसके अलावा आपको लगता है कि जो चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई भी टॉपिक है स्कूल्स एंड ऑल, तो वो चीज़ भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो आप कर सकते हैं कमेंट. सो थैंक यू वेरी मच, शेयर विथ ऑल एंड एवरीथिंग, एंड whatever you want to discuss just comment, we will going to discuss with you all. और कोई भी मोटिवेशन स्टोरीज या इंस्पिरेशन स्टोरीज आपको लगता है कि ये टॉपिक पे मुझे जानना है या कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच.